नमस्कार दोस्तों, बात 1883 की है। तलवार के सामर्थ्य पर चलने का समय था। देश में छोटे बड़े अनेक राज्य थे और छोटे बड़े अनेक राजा। गुजरात में जूनागढ़ राज्य का नवाब रसूल खान था। उसके राज्य में मकरान से आए हुए कई मुसलमानों का निवास था। पूर्व में आए हुए और बाद में आए हुए दो मकरानियों के गुटों में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में नवाब ने जो न्याय दिया वह कादर बख्श नाम के मकरानी मुसलमान को जचा नहीं और वह नवाब के अन्याय का विरोध करने के लिए अपने अपमान का बदला लेने के लिए बहारवटिया बन गया। अब दोस्तों, बहारवटिया उसे कहते हैं जो घर परिवार छोड़कर राज्य की सीमा से बाहर हो जाता है और अपना गुट बनाकर तलवार के जोर पर प्रजा और राजा को परेशान करता है और राजा को न्याय के लिए बाध्य करता है। और कादर बख्श प्रजा को परेशान करने लगा। कादर बख्श प्रजा में कादू मकरानी नाम से प्रसिद्ध हुआ। कादू था तो बहुत पाक मुसलमान, परंतु वैर की आग ने उसे डाकू बना दिया था। उसने नवाब के चहेते किसानों के नाक काटने का क्रम चलाया। नाक काटना केवल शारीरिक हानि नहीं होती, वह प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न बनाता है। अतः कादू ने नवाब की प्रतिष्ठा पर भी आघात करना शुरू कर दिया। उस समय के अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बेल के अनुसार कादू और उनके साथियों ने 81 गांवों को तबाह किया, 18 खून किए और 18 किसानों के नाक काट दिए। नवाब बहुत चिंता में पड़ गया। किसानों के कटे नाक उसकी अपनी प्रतिष्ठा पर भी आघात था। कटी हुई नाक लेकर घूमने वाले किसानों का दृश्य बहुत लज्जास्पद था। नवाब विचार कर रहा था कि कटी नाकों को पुनः कैसे जोड़ा जाए। उसने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर त्रिभुवन सेठ को बुलाया और इन कटी नाकों को जोड़ने का आदेश दिया। डॉक्टर सेठ उस समय सौराष्ट्र में एक कुशल डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे, परंतु वे इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते थे। कटी नाक को जोड़ने की कोई प्रक्रिया एलोपैथी में थी ही नहीं। उस समय यह विज्ञान अत्यंत प्राथमिक अवस्थाओं में था, परंतु नवाब का आदेश भी कठोर था। डॉक्टर सेठ भी चिंता में पड़ गए। उस चिंताग्रस्त अवस्था में उन्हें अपने मित्र झंडू भट्ट की याद आई। झंडू भट्ट वैद्य थे और जामनगर के जाम साहब के राजवैद्य भी थे। उनका नाम तो करुणाशंकर भट्ट था, परंतु बालों के झुंड के कारण उनका नाम झंडू भट्ट पड़ गया। डॉक्टर सेठ ने उनकी सहायता लेने का विचार किया और जूनागढ़ के नवाब ने जामनगर के जाम साहब से प्रार्थना कर झंडू भट्ट जी को जूनागढ़ बुलवाया। डॉक्टर सेठ ने अपनी समस्या झंडू भट्ट जी को बताई और झंडू भट्ट जी ने सुश्रुत संहिता के नाक संधान विधि का विवरण बताया उन्हें। वे स्वयं शल्य चिकित्सक नहीं थे, परंतु वर्णन पढ़कर अर्थ समझकर उन्होंने कटी नाक को जोड़ने की विधि बताई। लेकिन यहाँ डॉक्टर स्वयं ही शल्य चिकित्सक थे, परंतु वे विधि नहीं जानते थे। झंडू भट्ट जी ने सुश्रुत संहिता के वर्णन के आधार पर चित्र बनाकर विधि बताई और उनकी सहायता से डॉक्टर सेठ ने कटी हुई नाकों को जोड़ने का प्रयोग प्रारंभ किया। इस प्रयोग में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। वे एक के बाद एक नाक संधान करते गए। तब से यह युक्ति प्रचलित हुई कि काटे कादू और जोड़े त्रिभुवन। उस समय निर्लज्ज व्यवहार करने वाले अनेक स्त्री पुरुषों के नाक काटने का भी प्रचलन था। उनके लिए भी डॉक्टर त्रिभुवन सेठ की नाक संधान कला का लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद इस नाक संधान विधि का प्रचार हुआ और अंग्रेज इसे इंग्लैंड ले गए। वहां उसे ग्रीक मेथड ऑफ रिनोप्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया गया। दोस्तों, अंग्रेजों की दुष्टता इसी प्रकार की रही है। भारत की विद्या को ग्रीस का नाम देना सरासर झूठ और अन्याय है, परंतु यही उनकी प्रवृत्ति थी। आज भी विश्व में जब भी नाक संधान परिषद होती है, तब डॉक्टर त्रिभुवन सेठ के 100 नाक जोड़ने के विश्व विक्रम को आदरांजलि दी जाती है। परंतु इसका असली श्रेय झंडू भट्ट जी और आयुर्वेद का है। इसका स्मरण रखने की भी आवश्यकता है। आज सभी विद्याओं का जन्म स्थान यूरोप को मानने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, तब इसका स्मरण करना और भी आवश्यक हो गया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।